गुड मॉर्निंग दोस्तों। हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। देखो, हिस्ट्री की मैंने अब तक 14-15 क्लासेस ली हैं और मेरी मैक्सिमम जो एवरेज वीडियो 30 मिनट की होती है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें बताने की कोशिश की है और मेरी तो स्पीड भी बहुत ज़्यादा बोलने की भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करती हूँ। मैंने मेरा दावा है एक तरह से कि हिस्ट्री में इससे बाहर किसी भी एसएससी के किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि अभी हाल ही में एसएससी उसका क्या कहते हैं सीजीएल का एग्जाम हुआ था। ठीक, इससे पहले दिल्ली पुलिस का भी था और उसके बाद सीपीओ का भी था। तो मेरे पास जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनकी मैंने हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है। तो जब वो आके बताते हैं ना कि दीदी ये वाले क्वेश्चन हिस्ट्री के आए थे, हमारे सारे ठीक गए, तो बहुत खुशी होती है। ठीक है, तो आप भी वो सारी वीडियो जरूर देखना और प्लीज़ नोट जरूर बनाना। ठीक, तो पहले हम जो हमने अब से पहले जितना हमने कवर कर चुके हैं वो पढ़ लेते हैं, थोड़ा रिवाइज था, फिर आगे चलते हैं। ठीक, देखो हिस्ट्री में हमने पहले तो स्टोन एज के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके बाद हिस्टोरिकल पीरियड में मगध महाजनपद। ठीक, मगध महाजनपद स्टार्ट होता है हर्यंक वंश से। वैसे तो पहले हर्यंक वंश, वैसे तो बृहद्रथ वंश होता है, लेकिन उसकी कोई ऐतिहासिक मान्यता तो है नहीं, तो हर्यंक वंश ही मानते हैं। पहले हर्यंक के बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद कर्ण वंश और फिर है सातवाहन वंश। ठीक, तो ये मगध महाजनपद का हमने पीरियड ये कंप्लीट कर लिया। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो मगध महाजनपद पर टोटल 7 राजाओं ने शासन किया। ठीक, तो हर्यंक वंश पढ़ा, फिर शिशुनाग, ये हमने कंटिन्यू पढ़ा है, इसमें कोई हमने ब्रेक नहीं लिया कहीं, बिल्कुल सीक्वेंस में। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे डिस्टर्बेंस था, वो हम सीक्वेंस में पढ़ते चले गए। ठीक, क्योंकि इसके बाद ये लगातार थी, लेकिन यहाँ पे नंद के बाद मौर्य आता है। तो जब नंद वंश खत्म हो रहा था, यहाँ पे कौन था? घनानंद। और मौर्य की स्टार्टिंग, तो यहाँ पे सिकंदर ने आक्रमण किया। ठीक, ये हमने ये पढ़ लिया था, सिकंदर की एक वीडियो सिकंदर की है, ये पढ़ लिया। फिर मौर्य के बाद जब मौर्य में अशोक था, तो अशोक के शिलालेख वगैरह पढ़े। तो अशोक के टाइम पे जब अशोक ने हथियार त्याग दिए, तो लास्ट अगर हम इस पूरे देखते हैं पूरे मगध महाजनपद का, तो सबसे बेहतरीन राजा अशोक हुआ। उसके बाद फिर ये ज़्यादा बड़े वंश नहीं आए। तो अशोक के बाद का जो ये तीनों चीज है, शुंग, कर्ण और सातवाहन, इसको क्या बोलेंगे? मौर्योत्तर काल। ठीक है ना, मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल, तो ये क्या है? मौर्योत्तर काल है। ठीक, तो मौर्योत्तर काल में मौर्य के बाद यहाँ पे मौर्य के बाद अशोक के बाद, मौर्य के बाद कितने आक्रमण हुए? यहाँ पे विदेशी आक्रमण स्टार्ट हो गए, क्योंकि फिर शुंग वंश पढ़ा। शुंग वंश के टाइम पे हमने पढ़े थे 2 विदेशी आक्रमण, डेमेट्रियस का और नियान्डर का। ठीक, तो शुंग वंश कहाँ पहुंच गया था? मध्य प्रदेश में पहुंच गया था, विदिशा राजधानी थी, मध्य प्रदेश में चला गया, उधर का एरिया क्या खाली, तो वहां से विदेशी आक्रमण स्टार्ट हो गया। तो पहले आता है, अब इसी के साथ साथ ये भी चल रहा है, इसी के साथ साथ एक और सीक्वेंस चल रहा है। यहाँ पे कौन है? हिंद यूनानी, इसके बाद शक, इसके बाद पहलव और इसके बाद कुषाण। ठीक, तो इसी सीक्वेंस में इनका सीक्वेंस भी चल रहा है और यहाँ से इनका भी चल रहा है। अगर हम देखें तो शुंग वंश और हिंद यूनानी क्या हो गए? कंटेम्प्रेरी हो गए, है ना, समकालीन हो गए। वैसे ही सातवाहन के साथ कौन है? ये कुषाण वंश, ये समकालीन हो गए। ठीक, ऐसे था। अब इस वीडियो में हमें चारों पढ़ने हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, क्योंकि हिंद यूनानी तो हमने पढ़ लिया, सब शुंग वंश के टाइम पे पढ़ लिया। तब हिंद यूनानी को पढ़ते हैं। ठीक है, हिंद यूनानी इसको पढ़ रहे हैं, हिंद यूनानी जो थे, इनको हिंद यूनानी क्यों बोला था? ये कहाँ के थे? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडो ग्रीक मतलब ग्रीक के थे और इंडिया में आके बस गए, यहाँ पर रहने लगे, तो इस वजह से इनको हिंद यूनानी बोला गया। ठीक, इन्होंने ना इंडिया पर 2 चरण में आक्रमण किया, 2 चरण में। दोनों ही हमने शुंग वंश में कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे एक टॉपिक बन जाता है। वहाँ पे शुंग के टाइम पे पढ़ा था, अब यहाँ पे एक अलग से टॉपिक बन गया। अब हिंद यूनानी ने 2 चरण में आक्रमण की, पहला और दूसरा, पहला चरण और दूसरा चरण, 2 चरण में आए आक्रमण भी, 2 चरण में आए। पहले चरण में थे कौन?
डेमेट्रियस। डेमेट्रियस, ठीक। डेमेट्रियस जो था ये लोग रहते थे हिंदुकुश पर्वत के पास। जैसे सिकंदर आया था ना, हिंदुकुश पर्वत के खैबर दर्रा को पार करके आया था वो, वैसे ही ये लोग हिंदुकुश पर्वत के पास एक जगह थी बैक्टेरियन, जगह का नाम क्या बैक्टीरियन, जैसे बैक्टीरिया होता है ना, वैसे ही जगह का नाम क्या है बैक्टेरियन, इसी वजह से इनको बैक्टेरियन शासक भी बोला जाता था। तो डेमेट्रियस ने शुंग वंश मतलब पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे, पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया। शुंग के टाइम पढ़ चुके हैं, पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे को भेजा किसको, अग्निमित्र को। पढ़ी थी ना वो मालविका अग्निमित्र, मालविका से चक्कर हो जाता है तो मालविका अग्निमित्र बुक लिखी गई किसने, कालिदास ने। तो पुष्यमित्र शुंग ने इससे लड़ने के लिए किसको भेजा, अपने बेटे अग्निमित्र को, और इसने अग्निमित्र ने डेमेट्रियस को हरा दिया। मतलब अल्टीमेटली पुष्यमित्र शुंग ने डेमेट्रियस को हरा दिया, ठीक। ये आ गया आक्रमण करने के लिए। इसके बाद आता है अगला राजा, उसका नाम था मियांडर। मियांडर, ठीक। मियांडर ने भी पुष्यमित्र शुंग के टाइम पर आक्रमण किया, और पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे ही आक्रमण किया, सेम वही। इसने फिर अपने बेटे को भेजा किसको, अग्निमित्र को, और इन्होंने मियांडर को भी हरा दिया, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, मियांडर ने यहाँ पर आके बौद्ध धर्म अपना लिया था, और बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी, नागसेन से। नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। नागसेन ने फिर एक किताब लिखी, उसका नाम है मिलिंद पन्हो। ये मैंने से पढ़ लिया था, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में जब इन दोनों की कन्वर्सेशन चल रही थी, मियांडर की और नागसेन की, मियांडर क्वेश्चन पूछता था कि बताओ ऐसे कैसे होता है बौद्ध धर्म में, ये सब चीज़ें बातें, और नागसेन उसका आंसर देता था। तो मतलब मियांडर के क्वेश्चन और नागसेन के आंसर्स किस में लिखे हैं, मिलिंद पन्हो में। तो मिलिंद पन्हो बुक किसकी, नागसेन की। इसमें क्या है, मियांडर के क्वेश्चन और नागसेन के आंसर्स। नागसेन था बौद्ध भिक्षु, ठीक। तो ये जो पहला चरण था, पहले चरण में क्या था, दो लोगों ने आक्रमण किया, दोनों एक ही वंश के थे, डेमेट्रियस वंश के। डेमेट्रियस था पहला राजा, उसके बाद मियांडर था, दोनों ने आक्रमण किया और दोनों यहाँ से हार गए। इसके बाद जो दूसरा चरण होता है, दूसरे चरण था वो, उसका नाम था यूकेट्राइडिस। ये मतलब वंश इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समझ लो कि यूकेट्राइडिस वंश था। उस वंश का राजा था आंतियाल। आंतियाल वंश का राजा कौन था, आंतियाल। इसने कांधार वाले एरिया पे कब्जा कर लिया था। कांधार मतलब अफगानिस्तान वाले एरिया पे, कांधार पे कब्जा कर लिया था। तो इसने अपना राजदूत भेजा, ठीक। ये शुंग के कंटेम्परेरी है ना, तो शुंग के टाइम पे चल रहे हैं ये लोग भी। तो इसने अपना राजदूत भेजा, राजदूत का नाम था हेलियोडोटस। राजदूत का नाम क्या था, हेलियोडोटस। ये आया किसके टाइम पे था, आया तो शुंग वंश के टाइम पे था, लेकिन राजा कौन था, राजा का नाम क्या था, भागव्रत। राजा का नाम क्या था, भागव्रत। किस वंश का था, शुंग वंश का। शुंग वंश का राजा था भागव्रत। भागव्रत के टाइम पे आंत्याल का राजदूत आया था हेलियोडोटस। हेलियोडोटस ने यहाँ पर आके विष्णु धर्म मतलब वैष्णव धर्म बोलते हैं उसको, भागवत धर्म, ठीक है, भागवत धर्म को अपना लिया और एक अपना क्या बनाया, एक अभिलेख लिखा, उसका नाम है गरुड़ ध्वज अभिलेख। गरुड़ ध्वज अभिलेख मोस्ट इंपोर्टेंट। गरुड़ ध्वज अभिलेख कहाँ, विदिशा में, क्योंकि इनकी कैपिटल क्या थी, विदिशा। विदिशा कहाँ है, मध्य प्रदेश में शिफ्ट हो गए थे। गरुड़ ध्वज अभिलेख विदिशा में किसका है, हेलियोडोटस का। ये एक मतलब किसी दार्शनिक था नहीं तो किसी दार्शनिक का राजदूत, कहते दार्शनिक था वैसे, ठीक है, दार्शनिक अपना राजदूत बनाकर भेजा था एक दार्शनिक को, दार्शनिक, ठीक है, राजदूत बनाकर भेजा था दार्शनिक हेलियोडोटस को। तो हेलियोडोटस का अभिलेख क्या है, गरुड़ ध्वज अभिलेख। गरुड़ विष्णु की होती है ना सवारी, तो उसने इस पर गरुड़ बना दिया, गरुड़ ध्वज अभिलेख। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी दार्शनिक का ये इंडिविजुअली मतलब पहला अभिलेख है, पहला भी नहीं इकलौता ही है, ठीक। अब जो हमने दो चरण पढ़े कि हिंद यूनानी भारत में दो चरण आए थे। पहले चरण में कौन आया था, डेमेट्रियस और मियांडर। दूसरे में कौन आया था, ये हेलियोडोटस, ठीक है, आंत्याल ने तो भेजा था, हेलियोडोटस आया था। तो इसमें देखा क्या मतलब जो पहले चरण के लोग आए थे वो आए थे आक्रमण करने के लिए, और दूसरे चरण के लोग आए थे दोस्ती करने के लिए, ठीक है, मित्रता बनाने के लिए। तो ऐसे हमने दो चरण बनाए। बस इसमें ज़्यादा नहीं है, इंडो ग्रीक में तो नहीं पढ़ लो, बस इसमें ये देख लो कि जो इंडो ग्रीक थे वो इंडिया में दे के क्या गए, हमारे भारत को क्या देकर गए। ये लोग ना एक तो एस्ट्रोनॉमी,
एस्ट्रोनॉमी और दूसरा एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी मतलब वो क्या बोलते हैं इसको, खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान, और एस्ट्रोलॉजी को ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र। ठीक, ये दोनों चीज़ें इन लोगों की बहुत बेहतरीन थी। तो इंडिया को एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी कौन सिखा के थे? हिंदू यूनानी, इंडो ग्रीक लोग। और इन्होंने समय की गणना, मतलब टाइम जैसे समय की गणना करते हैं ना, समय की गणना भी इन्होंने स्टार्ट की। और एक इम्पोर्टेंट बात है, इन लोगों को काली मिर्च बहुत पसंद थी, इंडिया में काली मिर्च। ठीक है, इसी वजह से काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, यवन प्रिय, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, काली मिर्च को क्या बोलते हैं? यवन प्रिय के नाम से जाना जाता है काली मिर्च को। किस वजह से? यवन मतलब ग्रीक लोग, यूनानी लोग को यवन भी बोलते हैं, यमन भी बोलते हैं, ग्रीक भी बोलते हैं, और क्या बोलेंगे, यूनान भी बोलते हैं। तो इस वजह से काली मिर्च को यवन प्रिय बोला जाता है। अब हमने इसका ये हिंदू यूनानी पढ़ लिया, उसके बाद शक, पहला क्वेश्चन, पहला में पढ़ना ही नहीं है, बस में एक दो बातें, क्योंकि इसके टाइम पे ईसाई धर्म का यहाँ पे इंडिया में पहली बार प्रचार हुआ। एक सेकंड, आवाज उठी है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं शक, शकों के बारे में। शक जो थे, ये जो शक लोग थे, आप पढ़ेंगे शक के बारे में। शक को थोड़ा मैप से देख लेंगे, क्योंकि शक जो थे, शक मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया, मध्य एशिया से बाहर आए थे। एक सेकंड, इधर ना इसको देखिए, इधर मैप बनाऊंगी। शक जो आए थे वो आए थे मध्य एशिया से, मध्य एशिया से आए थे। और शकों को मध्य एशिया के यूची कबीले, किसने? यूची कबीला। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूची कबीले, यूची कबीले ने वहां से लात मार के भगा दिया, भगो यहाँ से। ठीक है, यूची कबीले ने शकों को लात मार के वहां से भगा दिया था। कहाँ से? मध्य एशिया से। तो ये लोग ना मतलब एक साथ नहीं आए, टुकड़ों टुकड़ों आए। जैसे मान लिया अगर किसी एक गाँव को खाली कराना है तो एक साथ थोड़े जाएंगे वो लोग, धीरे धीरे किसी का कोई अपना सामान अब लेके जा रहा है, कोई अब लेके जा रहा है। इसी तरीके से अब शकों को तो मिल गया इधर से भारत, अफगानिस्तान की तरफ से। देखो, जो शक जो आए थे इंडिया में 5 शाखाओं में आए। यहां से करो, इधर वाला एरिया कौन सा है? इधर वाला अफगानिस्तान वाला एरिया, ये क्या है? कांधार, कांधार, तक्षशिला, मथुरा, यहाँ पे मथुरा यूपी में होगा, मथुरा, उज्जैन और नासिक। ठीक, ये क्या है? कांधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक। नासिक ये कहाँ था? महाराष्ट्र में, ये गुजरात में, ये यूपी में, ये तक्षशिला कश्मीर में, और ये अफगानिस्तान में। ठीक है, तो शक जो आए थे वो इस तरह से आए थे, मतलब इसकी 5 शाखाएं थी शकों की। कितनी शाखा थी? 5 शाखा, 5 शाखा थी इसकी टोटल। अब जो ये जो थे मथुरा वाले जो थे, मथुरा वाले शक राजा को, यूपी में ये मालवा, मध्य प्रदेश की साइड में यूपी के बॉर्डर पे मालवा है, तो मालवा के राजा ने मथुरा के शक को हराया। किसने? मालवा ने किसको? मथुरा के शक राजा को। मालवा के राजा ने मथुरा के शक राजा को हरा के विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। ठीक है, विक्रमादित्य मतलब विक्रमादित्य का अर्थ होता है शूरवीर। ठीक, तो विक्रमादित्य टोटल हिस्ट्री में 14 हुए हैं, एक तो नहीं 14, क्योंकि सबसे ज्यादा फेमस तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, वो गुप्त वंश में है, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो मालवा के शासक ने मथुरा के शक राजा को हरा दिया। कब? 57 BC में। और क्या चला है? विक्रम संवत चलाया, विक्रम संवत, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी और विक्रम संवत चलाया 57 BC में। ठीक है, मथुरा से रिलेटेड ये। अब आते हैं नासिक पर। जो नासिक के थे
ये अब किस पर आ गई, शक के साथ होकर तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था इसमें। अब कौन आ गई, सातवाहन। ये सातवाहन की कंटेम्प्रेरी थे, क्योंकि हमने जब पढ़ा था सातवाहन वंश, उसमें गौतमीपुत्र शतकर्णी की लड़ाई किससे हुई थी, शक शासक नहपान से। तो जो नासिक का था, नासिक का कौन था, नहपान। नासिक का नहपान, नहपान की लड़ाई किससे हुई, यहीं पे लिख देते हैं GPS। नहपान की लड़ाई किससे हुई, नहपान की लड़ाई किससे हुई, गौतमीपुत्र शतकर्णी, सातवाहन राजा गौतमीपुत्र शतकर्णी से, गौतमीपुत्र शतकर्णी से। तो गौतमीपुत्र शतकर्णी ने इसको नहपान को हरा दिया। कहाँ का था ये था नासिक का शक शासक। गौतमीपुत्र शतकर्णी ने इसको हरा दिया। इसका उल्लेख हमें मिलता है महाराष्ट्र के जोगलथम्बी से। ये लोग तो महाराष्ट्र रहते थे सातवाहन, महाराष्ट्र की राजधानी, महाराष्ट्र में थी इनकी राजधानी प्रतिष्ठान। फिर धीरे धीरे ये इनसे शकों से डर डर के, मतलब शक इधर से इनका शक आक्रमण का था, कभी उज्जैन वाला ना आ जाए, नहपान वाला आ जाए, मथुरा वाला आ जाए। इनको तो था ही मतलब कि लोगों को, यहाँ के राजाओं को मारो और अपनी एक जगह बनाओ रहने के लिए परमानेंट। तो ये इनसे दब के, मतलब शक शासकों से दब के, और इधर क्या आंध्र प्रदेश में शिफ्ट होने लगी सातवाहन वाले। इसी वजह से इसको आंध्र सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब नहपान की लड़ाई किससे होती है, गौतमीपुत्र शतकर्णी से। गौतमीपुत्र शतकर्णी इसको मार देता है, नहपान को हरा देता है। तो इसका उल्लेख मिलता है हमें जोगलथम्बी से। ये हम सातवाहन में पढ़ चुके हैं। जोगलथम्बी में मिले किससे, इसका किससे पता चलता है, जोगलथम्बी, जोगलथम्बी में सिक्के मिले ऐसे। उस सिक्के पे एक तरफ तो खड़ा है गौतमीपुत्र शतकर्णी तलवार लेके, और नहपान नीचे ऐसे। तो उससे क्या पता चलता है कि मतलब गौतमीपुत्र शतकर्णी जीता होगा। इसके बाद आता है उज्जैन, उज्जैन का शक शासक। ठीक है, इसके बाद है उज्जैन। उज्जैन का शक शासक कौन था, रुद्रदामन। रुद्रदामन, ये जो रुद्रदामन था, ये जो रुद्रदामन था, जितने भी शक शासक हुए उसमें सबसे प्रतापी शासक किसको माना जाता है, रुद्रदामन को। रुद्रदामन की लड़ाई किससे होती है, वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमामी। ये भी सातवाहन का था, वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमामी, वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमामी। ठीक है, यहाँ पर कौन है, नहपान, रुद्रदामन। रुद्रदामन किसकी लड़ाई होती है, वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमामी से। ठीक, इसमें उल्टा पड़ जाता है, जहां पर तो गौतमीपुत्र शतकर्णी जीता था, इसमें रुद्रदामन जीत जाता है। जीता कौन, ये हार गया, रुद्रदामन जीत जाता है। और रुद्रदामन ने, लेकिन इनके बीच में मतलब एक वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है, और ये यहीं पे युद्ध खत्म हो जाता है, मतलब ज्यादा लॉस नहीं होता। ठीक है, तो रुद्रदामन का सबसे जो इम्पोर्टेंट है, रुद्रदामन का है कौन सा, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के सौराष्ट्र में, जूनागढ़ अभिलेख कहाँ, गुजरात के सौराष्ट्र में, और गिरनार की पहाड़ी पर, गुजरात के सौराष्ट्र में गिरनार की पहाड़ी पर है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, इससे पहले तो मौर्य वंश जा चुका है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया। ठीक, तो निर्माण किसने कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मतलब इस जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के, ये क्या पश्चिम आ गया था, इधर तो पश्चिम है गुजरात, पश्चिमी विस्तार की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी विस्तार की जानकारी मिलती है। और इस जूनागढ़ अभिलेख से कितने राजा रिलेटेड हो गए, एक तो रुद्रदामन, इसका तो था ही, इसने तो लिखा ही था। दूसरा कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, इसने झील बनवाई थी, कौन सी, सुदर्शन झील, सुदर्शन झील। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन तो है, चंद्रगुप्त मौर्य ने ये बनवाई थी। इसके अलावा भी दो राजा थे, रुद्रदामन ने भी इसका मतलब जीर्णोद्धार कराया था, इसका पुनर्निर्माण कराया था, ये कह सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन कराया था रुद्रदामन ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। उसके बाद आता अशोक, अशोक ने भी इसका रिकंस्ट्रक्शन कराया था, किसको, दुशास्य को बेच के। इसके बाद है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त ने भी इसका जीर्णोद्धार मतलब रिकंस्ट्रक्शन कराया था। तो ये चारों राजा जूनागढ़ अभिलेख से रिलेटेड है, इनको चारों के बारे में पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा तो ये आता है कि जूनागढ़ अभिलेख किसका, रुद्रदामन का। इससे किसकी जानकारी मिलती है, सुदर्शन झील की। ठीक, तो जूनागढ़ अभिलेख इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि संस्कृत का पहला अभिलेख है, संस्कृत भाषा का, संस्कृत का पहला अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक, तो ये शर्त में बस इतनी में है, बहुत
गांधार, तक्षशिला, गांधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, नासिक। गांधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, नासिक, शकों की टोटल 5 शाखाएं थी। यहाँ पे नापान का पढ़ लिया, उज्जैन का वृंदावन और मथुरा के माला से लड़ाई हुई थी और नासिक का नापान। ठीक है, शक भी कंप्लीट, बस इतने काफी है शक में, और ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक, अब आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आता है पहला, इसके बाद कुशाण। देखो, ये जो पहला वंश थे ये कहाँ के थे? ईरान के थे। ठीक है, ईरान से भारत में आए थे पहला वंश वाले। तो पहला वंश के टाइम पे सिर्फ वो था सेंट थॉमस। पहला वंश के टाइम पे सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आया था। बस पहला वंश में यही बात इंपॉर्टेंट है कि पहला वंश के टाइम पे, एक तो पल्लव वंश है वो तो हम साउथ में पढ़ेंगे, वो पल्लव है, ये पहला है। पहला वंश के टाइम पे ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। और दूसरा एक है तख्तेगढ़ी अभिलेख। तख्तेगढ़ी अभिलेख ये पाकिस्तान में है। ठीक है, तख्तेगढ़ी अभिलेख पाकिस्तान में है और ये पल्लव वंश का है। ठीक है, तख्तेगढ़ी अभिलेख पाकिस्तान में, ये खरोष्ठी लिपि में है। पाकिस्तान जितने अभिलेख है सब खरोष्ठी लिपि में है, और जो इंडिया में वो ब्राह्मी लिपि में। बस पहले में कुछ नहीं पढ़ना हो। अब आते हैं कुशाण पे। कुशाण इंपॉर्टेंट है। कुशाण में भी बस कनिष्क को मान लो, और तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, अब आते हैं कुशाण। इसको पढ़ेंगे, कुशाण को। ठीक, कुशाण वंश जो थे, जो भी हमने शक का पढ़ा था ना कि शक को यूची कबीले ने भगाया था। तो कुशाण जो थे वो यूची कबीले की एक शाखा थी। कुशाण यूची कबीले की शाखा थी। यूची कबीले की एक शाखा थी। मतलब कुछ लोग यूची कबीले के आगे, पहले तो उन्होंने शकों को धक्के मार के वहां से भगा दिया। फिर उन्होंने देखा भाई कितनी देर होगी, वहां बस गए, क्या कर रहे हैं, कहा कोई राजा वाजा तो नहीं बनेंगे वहां पे जाके। तो एक वहां से इनको देखने के लिए आगे, फिर ये यहीं पे बस गए इंडिया में। ठीक, तो ये क्या कि यूची कबीले की एक शाखा थी। इसका जो संस्थापक था कुशाण वंश का, वो था कुडुल कडफिसेस। ठीक है, इसके बाद फिर कडफिसेस। तो मतलब इन लोगों को लगा फिर कि भैया तो यहाँ के तो भाई नाम अलग अलग होते हैं, जनता पहचान ही नहीं हम कौन है। तो इन्होंने फिर अपने नाम चेंज किए। तो अगला जो शासक बना वो कौन बना? कनिष्क। ठीक, कनिष्क। कुशाण वंश में कनिष्क को ही पढ़ना है। फिर इन्होंने अपने वंश का नाम क्या रखा? कुशाण वंश। कनिष्क जो था, कनिष्क बौद्ध धर्म को अपनाया था कनिष्क ने, क्योंकि बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संगीत थी वो कनिष्क ने कराई थी। ये लोग जो थे ये भी उधर से आए थे, मध्य एशिया से। ठीक, छोटा सा बना लेते हैं। ये इस वाले एरिया में था। ठीक है, इस वाले एरिया में पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर कश्मीर वाला एरिया, यहाँ पे था कनिष्क का एरिया। तो कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति कराई कश्मीर के कुंडलवन में। इसने क्या करा? चौथी बौद्ध संगीति कराई कुंडलवन में। ठीक है, और इन्होंने भी राजधानी बनाया पेशावर को। राजधानी दो राजधानी बनाई, एक तो बनी सांस्कृतिक राजधानी। ठीक, सांस्कृतिक, और एक राजनीतिक। सांस्कृतिक राजधानी तो मथुरा को बनाया, और राजनीतिक राजधानी बनाया पुरुषपुर को। नाम उस टाइम को तो था पुरुषपुर। ठीक है, ये पुरुषपुर क्या था? पेशावर था, जो पाकिस्तान का पेशावर है ना, वो है पुरुषपुर। ठीक है, तो इसकी दो राजधानी थी, सांस्कृतिक राजधानी मथुरा और राजनीतिक राजधानी पुरुषपुर। जो सांस्कृतिक राजधानी है ना, यही ज्यादा पूछा जाता है। वैसे तो ओरिजिन ये थी, लेकिन सांस्कृतिक राजधानी ज्यादा पूछी जाती है। तो कनिष्क ने अपना जब राज्याभिषेक कराया 78 AD में। ठीक है, अब हम कैलेंडर सीधा चले, उससे पहले हम BC में चले थे ना। 57 BC में क्या था, वो कौन सा संवत आया था? विक्रम संवत। इसने अपना 78 AD में राज्याभिषेक कराया।
राज्याभिषेक करा। और कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में, मतलब इस दिन को याद रखने के चक्कर में, इन्होंने क्या चला दिया, इसको बोला गया यहाँ से 78 AD से कुषाण कैलेंडर। ठीक है, कुषाण कैलेंडर चला दिया। लेकिन इस कुषाण कैलेंडर का जो शक भी इनके साथ ही थे, वो सब चले थोड़ा गए थे। शक को जो मतलब कंप्लीटली वो खत्म होंगे, वो गुप्त वंश में खत्म होंगे। चंद्रगुप्त जो द्वितीय आएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वो उनको कंप्लीटली खत्म करेगा। तो शक भी है, आगे यूची कबीर वाले खुद भी यहाँ पे आ गए। तो कुषाण कैलेंडर का शकों ने इतना ज्यादा यूज किया, मतलब उसको चुरा लिया। तो इसी कुषाण कैलेंडर को क्या कहा जाने लगा, शक संवत। ठीक है, चलाया किसने थे, कनिष्क ने, लेकिन इसको शक संवत के नाम से जानते हैं। और हमारे जो इंडिया का जो कैलेंडर फॉलो करते हैं, वो शक संवत ही फॉलो करते हैं। मतलब जो जिसमें हिंदी वाले महीने होते हैं, चैत वैसाख ये सब जो होते हैं, वो शक संवत है। और नॉर्मली जो पूरी दुनिया में होता है जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर, वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। थोड़ा सा ना कैलेंडर का विवरण बढ़ा दूंगी। ठीक है, ये होता है शक संवत। तो शक संवत किसने चलाया था, चलाया कनिष्क ने था, लेकिन इसको शक संवत के नाम से जानते हैं। अब शक संवत हो गया, ये क्या है 78 AD में, वो क्या है 57 BC में विक्रम संवत, वो पीछे ही थोड़ा आगे। ठीक, अब जब कुषाण ने यहाँ तक, मतलब मथुरा भी थोड़ा देर यूपी की तरफ, यहाँ तक इसका कब्जा हो गया कनिष्क का। तो कनिष्क ने सबसे ज्यादा सोने का व्यापार किया। सोने का, इसने क्या किया, सोने का व्यापार किया और सोने के सिक्के चलाए। सोने का व्यापार किया और सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के भी बिल्कुल प्योर गोल्ड के, शुद्ध सोना। इस सिक्कों के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, 2-3 मिनट की, उसे जरूर देख लेना। उसमें इंपॉर्टेंट सिक्के हैं हमारे। तो सोने के सिक्के किसने चलाए थे, अगर पहली बार सोने के सिक्के की बात हो, पहली बार सोने के सिक्के किसने चलाए थे, हिंदू यूनानी ने, इंडो ग्रीक में। इंडिया में पहली बार सोने के सिक्के किसने चलाए, हिंदू यूनानी ने। लेकिन अगर बात आती है कि शुद्ध सोने के सिक्के, मतलब प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड के किसने चलाए थे, कनिष्क ने, मतलब कुषाण वंश ने। तो दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाता है, थोड़े कंफ्यूजिंग भी होते हैं, समझ आइए। तो इसने सोने के सिक्के चले और सोने का ही व्यापार किया। सोने का व्यापार इतने बेहतरीन तरीके से, भयानक तरीके से किया, कहाँ तक, मिस्र तक। कनिष्क कहाँ तक पहुंच गया था, मिस्र तक पहुंच गया था सोने के व्यापार से। लेकिन उसी टाइम पे चीन ने रेशम की खोज कर ली। तो सोना तो मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब, और ये भी होता है कि एक लिमिटेड ही खरीद सकता है हर कोई, इतना थोड़ा कि बढ़िया सोने के घर में रहेगा। तो लेकिन जब चीन इधर है, ठीक, चीन ने खोज किसकी कर दी थी, रेशम की। तो रेशम का व्यापार होने लगा चीन का किधर, यूरोपियन कंट्रीज में। अब सोचो, चीन इधर है, अगर चीन यूरोप जाना हो या फिर मिस्र की साइड जाना हो, तो अगर वो समुद्री रास्ते से जाएगा तो इतना लंबा चक्कर काट के अरेबियन सी से होकर ऐसे जाएगा। तो चीन ने एक रास्ता निकाला, वो यहाँ से जाना था, यहाँ से। ठीक है, और इस चक्कर में कनिष्क का सोने का व्यापार पर बहुत इफेक्ट पड़ा और सोने का व्यापार कम हो गया, क्योंकि रेशमी कपड़े उस टाइम पे अलग चीज़ थी, बिल्कुल नहीं, और कपड़े तो लोग सभी पहनते तो सबको जरूरत थी। तो चीन का जो रेशम का व्यापार तो बढ़ने लगा और कनिष्क का सोने का व्यापार घटने लगा। अब इसको गुस्सा आता है कनिष्क ने, जो यहाँ से लोग जा रहे थे इनको पकड़ लिया यहीं पर। कनिष्क ने पूछा कि तुम मुझे बताओ ये किस तरह से बनता है। उन्होंने कहा महाराज, हमारे महाराज हमें मार डालेंगे, हमें छोड़ दो प्लीज, हमें नहीं पता बनता कैसे, हम तो सिर्फ लेके जा रहे हैं। तो कनिष्क ने उनको ना किडनैप कर लिया। तो उन्होंने बताई तो नहीं कि कैसे बनता है या क्या होता है, लेकिन कनिष्क ने यहाँ पे जो चीन से इंडिया से गुजर के जाते हैं चाइना वालों पे, इन पे टैक्स लगा दिया कि अगर आप यहाँ से निकलोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, जाते भी दो आते भी दो। ठीक है, तो रेशम के व्यापार के लिए चीन पर टैक्स किसने लगाया था, कनिष्क ने लगाया था। मतलब बहुत ही बेहतरीन राजा था। सोचो, चाइना को उस टाइम पर टैक्स लगा दिया यहाँ से गुजरने पर सिर्फ। ठीक, तो कनिष्क ने चीन के रेशम के व्यापार पर टैक्स लगाया, रेशम के व्यापार पर टैक्स लगाया। किसका था ये रेशम के व्यापार, चीन का। चीन ने तो रेशम की खोज की थी, तो उस टाइम पे भी चीन रेशम के व्यापार पर टैक्स लगा दिया। अब देखते हैं कि कनिष्क के यहाँ पे जो प्रमुख दरबारी थे, कनिष्क की प्रमुख दरबारी, प्रमुख दरबारी, बहुत ही बेहतरीन दरबारी हुए हैं कनिष्क के टाइम पे। दरबारी की भी एक वीडियो देख लेना, उसमें सभी के राजाओं की जो फेमस जो एग्जाम आते हैं, कौन सा दरबारी किसके राजा में था, तो राजा भी है और दरबारी भी है, वंश भी है, सभी उसमें लिखा है। प्रमुख दरबारी थे पाषाणनाथ।
सबसे पहले आता है नंबर पार्श्वनाथ का। पार्श्वनाथ जो थे वो एक दार्शनिक थे, और पार्श्वनाथ के कहने पर ही, इनकी सलाह पर ही अशोक कनिष्क ने चौथी बोध संगीति कराई थी। ठीक, तो ये क्या थे, दार्शनिक थे। इसके बाद आता है चरक। चरक चरक क्या थे, एक डॉक्टर थे। ठीक है, इन्होंने चरक संहिता लिखी, चरक संहिता। ये क्या थे, डॉक्टर थे। चरक हो गए। और क्या थे, अश्वघोष। अश्वघोष अश्वघोष एस्ट्रोलॉजर भी थे। अश्वघोष बौद्ध धर्म को मानते थे, क्योंकि कनिष्क बौद्ध धर्म को मानते थे, तो इनके यहाँ पे जो थे बौद्ध धर्म के बहुत बड़े बड़े ज्ञाता थे। तो अश्वघोष ने लिखी थी बुद्ध चरित। ये आता है क्वेश्चन, बुद्ध चरित किसने लिखी है, बुद्ध चरित। ठीक, किसने लिखी, अश्वघोष ने। और दूसरे क्या थे, वासुमित्र। वासुमित्र, ठीक है, ये क्या थे, कवि थे। इसके बाद है नागार्जुन। नागार्जुन नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। आइंस्टीन का फॉर्मूला नहीं है, E = mc², सापेक्षता का सिद्धांत, उसी के जैसे उन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था नागार्जुन ने। इस वजह से इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। वासुमित्र भी और अश्वघोष, ये दोनों, उसमें जो चौथी बोध संगीति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, वासुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे, वो थे अश्वघोष, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा योग्य थे, इस वजह से कनिष्क ने दोनों को ही बना दिया। ठीक, तो ये क्या थे, प्रमुख दरबारी थे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि 5 नंबर किसके दरबार में थे, चरक, अश्वघोष, वासुमित्र, नागार्जुन। जो कनिष्क था बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता था, महायान। ठीक है, ये बात है महायान, क्योंकि बौद्ध धर्म जब इन्होंने चौथी बोध संगीति कराई थी, इसके बाद ही बौद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। तो महायान को मानने वाला था कनिष्क। ठीक है, इतना सब हो गया। और ये शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे, कनिष्क ने। पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे हिंद यूनानी ने। ये सोने के सिक्के का जरूर याद रखना, पहली बार चलाए थे हिंद यूनानी ने, शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कनिष्क ने। और अगर बात आती है कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए थे, वो चलाए थे गुप्त ने, सबसे ज़्यादा। मतलब पहली बार शुद्ध सोने के, और सबसे ज़्यादा चलाए थे किसने, गुप्त शासकों ने, सबसे ज़्यादा। लेकिन वो ये कि अगर मतलब क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो क्वालिटी में इफेक्ट आ जाएगा। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो सबसे ज़्यादा उन्होंने चला दिए, लेकिन धीरे धीरे जब स्कंदगुप्त का टाइम आएगा तो उनकी ना प्योरिटी बहुत ज़्यादा कर दी। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे ज़्यादा अशुद्ध सोने के सिक्के, मतलब इनप्योर, सबसे ज़्यादा अशुद्ध सोने के सिक्के किसके टाइम पे थे, स्कंदगुप्त के टाइम पे। वैसे जब हम गुप्त वंश पढ़ेंगे तो वो भी पूरा क्लियर करेंगे। अगर ये समझ आया तो प्लीज़ जरूर मतलब लाइक जरूर कर देना और शेयर करना। ठीक है, अब आगे फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास गुप्त वंश की होगी। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।